Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जुम्मन and welcome to my lecture series. So guys, this is day number 6 और आज हम कवर करने वाले हैं from 1920 to 1935. ठीक है दोस्तों, 10 दिन में हम पूरा जो है आपका हिस्ट्री कवर करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला MCQ, which major organizational body was set up in the Congress during the Nagpur session of 1920. ठीक है, क्या वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, क्या वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, क्या वो स्वराज पार्टी थी या फिर इंडियन नेशनल आर्मी थी? तो नागपुर सेशन की बात हो रही है 1920 की और ये सेशन को प्रिजाइड करने वाले थे सी विजय राघवच्चा, राइट। और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए थे और फॉर्मेशन हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और कमिटी के कितने मेंबर्स थे? कमिटी में 15 मेंबर्स होंगे। इसके अलावा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज भी बनी थी जो बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी, है ना। तो याद रखिएगा, नागपुर सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना 15 मेंबर्स का विद द प्रेसिडेंट। कौन थे नागपुर सेशन के? तो वो थे सी विजय राघवच्चा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड इज व्हाई वाज द एंट्री फी फॉर कांग्रेस मेंबरशिप रिड्यूस्ड? उस टाइम पे ना अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप फी भरनी पड़ती थी। तो इन्होंने कांग्रेस में मेंबरशिप फी को कम किया था ताकि रेवेन्यू बढ़े, नो। ताकि एलीट पार्टिसिपेशन हो, नहीं। जो एलीट्स होंगे उनके पास पैसा भी तो होगा ही ना। टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल या फिर टू रिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप। अगर पैसा बढ़ाते तो मेंबरशिप कम हो जाती, पैसा घटाया ताकि कॉमन पीपल भी इसको अफोर्ड कर सके और ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप हो सके कांग्रेस में। इसीलिए मेंबरशिप फी को कम किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी कब बनी? तो 1922 के गया सेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंट्री की वजह से आया था, उसमें जो उस टाइम के 1922 गया सेशन के जो प्रेसिडेंट थे CR दास, उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर 1923 में फॉर्मेशन होती है स्वराज पार्टी की, जिसके प्रेसिडेंट बने थे CR दास एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वाज मोतीलाल नेहरू। तो प्रेसिडेंट पूछा है तो प्रेसिडेंट बनेंगे चित्तरंजन दास या फिर CR दास, ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलो फोर्थ। What were the two factors within Congress regarding legislative participation? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन की वजह से 1922 गया सेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और कांग्रेस में दो जुट बन गए या फिर कांग्रेस में दो ओपिनियंस आ गए। एक ओपिनियन था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बॉयकॉट हुआ था उसको कैंसिल करना चाहता था, और दूसरा था जो कहता था कि बॉयकॉट अगर किया है तो बॉयकॉट ही रहने दो। ये लोग चेंज चाहते थे, इसीलिए एक विंग को हम बोलते हैं या एक फैक्शन को हम बोलते हैं प्रो चेंजर्स, क्योंकि ये चेंज चाहते थे। और जो लोग कहते थे कि नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट था तो बॉयकॉट ही रहने दो, तो ये है जो चेंज नहीं चाहते, इसीलिए हम इनको बोलते थे नो changers, right? So what were the two factions? The two factions were no changers and the pro changers. ठीक है, प्रो चेंजर्स कौन कौन से थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये आपके प्रो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स कौन कौन से थे? ये अपने राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे आपके नो चेंजर्स। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। Fifth question, when did Simon Commission arrive in India? 1927, 28, 29 या फिर 1930? I am sure आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे 1927, तो ये गलत आंसर है। क्वेश्चन है when did Simon Commission arrive in India? तो Simon Commission was announced in 1927, लेकिन इंडिया में वो आया February 3rd
1928। ठीक है, सो ध्यान से आंसर दीजिएगा। 1928 इज द ईयर ऑफ अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन इज इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी मतलब किसी स्टैट्यूट के अंडर मेंशन था। कौन सा एक्ट था वो? 1919 का एक्ट था कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन को यहां भेजेंगे जो देखेगा कि डायरकी कितने सीमलेसली काम कर रही है। ठीक है, सो दिस वाज योर साइमन कमीशन। अब अगर 1919 में बोला गया था कि 10 साल बाद आएंगे, तो आना था 1929 में, लेकिन साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ गया 1927 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे लंदन में इलेक्शंस होने वाले थे, और जैसे हमारे यहाँ पे है ना आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, वैसे वहां पे दो इंपॉर्टेंट पार्टीज थी, कंजर्वेटिव्स एंड द लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जो है दे वर नॉट वेरी मच एम्पथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस, और जो लेबर पार्टी थी वो इन कंपैरिजन टू कंजर्वेटिव थोड़े से हमारे लिए अच्छे थे। तो कंजर्वेटिव्स को डर था कि अगर हमारी सरकार चली गई तो लेबर पार्टी कोई ऐसी रिफॉर्म ना ले आए इंडिया के लिए जिसकी वजह से हमारी सबसे ज्यादा प्राइज्ड कॉलोनी हमारे हाथ से निकले। इसीलिए कमीशन अनाउंसमेंट 1929 में होना था, लेकिन 2 साल पहले हो गया। देयरफॉर साइमन कमीशन इज आल्सो नोन एज 2 years बिफोर टाइम कमीशन। ये 2 साल पहले ही आ गया। ठीक है, सो इट इज 1928। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, दोस्तों कल शबे रात थी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। एंड दैट कूपन कोड इज वैलिड टुडे ऑल्सो। हम 2 दिन के लिए कूपन कोड चलाते हैं, सो कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है। आप में से जो भी चाहते हैं इस कूपन कोड को अप्लाई करना, और इससे ज्यादा डिस्काउंट हमने आज तक कभी भी नहीं दिया है। एक तो हमें अवार्ड भी मिला एंड इट्स शबे रात ऑल्सो, तो इसलिए आप इसको अवेल कर सकते हैं एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल आर JKSSB। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट अप, 6th, व्हाई डिड ब्रिटिश सेंड साइमन कमीशन बिफोर 1929? अभी हमने डिस्कस किया 2 साल पहले, तो क्यों आई? टू गेन इंडिया सपोर्ट? बिल्कुल भी नहीं। टू वीकन इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो। टू प्रिवेंट रिबेल? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा इनके आने से तो और ज्यादा माहौल खराब हो गया। The conservative government feared losing power to the Labour Party. तो yes, C option is the correct answer. All right, next up, question number 7. In which session did the Indian National Congress decide to boycott the Simon Commission? Madras session 1927, Lahore 1929, Karachi 1931 या लखनऊ 1926? तो कौन से सेशन में बोला था इन्होंने? जब अनाउंसमेंट हुआ था तो मद्रास में सेशन हुआ था 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट बने थे MA अंसारी। तो कौन थे प्रेसिडेंट? द प्रेसिडेंट वाज MA अंसारी, और उनकी प्रेसिडेंटशिप में डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन को हम लोग बॉयकॉट करेंगे एट एवरी पॉइंट एंड एट एवरी स्टेज। सो INC ने भी बॉयकॉट किया। मुस्लिम लीग विच वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, उस फैक्शन ने भी इसको बॉयकॉट किया था। ठीक है, सबने किया था इसको। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट इज Who ordered the police to लाठी चार्ज protesters in लाहौर? So किसकी बात हो रही है? During the Simon Commission 1928 में, जब साइमन कमीशन arrived in India, उसके बाद बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया, और इसीलिए हर जगह बोला गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, क्योंकि एक ऑल वाइट कमीशन था, 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 मेंबर्स वाइट थे। वाइट मतलब गोरे नहीं थे, गोरे शक्ल से तो भी थे वैसे तो, बट गोरे एज इन दे वर ऑल यूरोपियंस। तो इंडियंस ने बोला कि हमारे लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं और हमारे इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम कैसे इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करें? ठीक है, तो इसलिए नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखा गया, और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट लाहौर में हो रहा था, और इसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे शेरे पंजाब विच लाल लाजपत राय, और फिर उनको डंडा मारा गया उनके चेस्ट पे, उनके सर पे, एंड देन ही वेंट टू कोमा फॉर सम टाइम, और फिर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो किसने कहा था इनको डंडे मारने के लिए या फिर लाठी चार्ज के लिए? किसने कहा था? सॉन्डर, जेम्स स्कॉट, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड रीडिंग? तो याद रखिएगा, जल्दबाजी मत करना, सॉन्डर नहीं था, जेम्स स्कॉट था।
ठीक है, दिसंबर के महीने में सॉन्डर्स मर्डर होगा, लेकिन सॉन्डर तो गलती से मरा था, मारना जेम्स पी स्कॉट को था, बिकॉज ही वाज द वन जिसने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का इन लाहौर, राइट। सो गलती मत करिएगा, ध्यान से, होश होने नहीं है, होश के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट इज हु ड्राफ्टेड द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई। एंड नेहरू रिपोर्ट इंडिया की पहला अटेम्प्ट था टू फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल। ठीक है, ध्यान से। चलो जी, 10th, who presided over all the 3 round table conferences? विंस्टन चर्चिल, रामसे मैकडोनल्ड, लॉर्ड इरविन या क्लेमेंट एटले? तो याद रखिएगा, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है 012, 1930, 1931, 1932, और तीनों टाइम जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज रामसे मैकडोनल्ड, और इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंसमेंट होती है मैकडोनल्ड अवार्ड्स की, ठीक है, जिसको हम प्यार से कम्युनल अवार्ड्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, परसों दैट इज 16th को हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट हो रहा है, ऑल JNK मॉक टेस्ट फॉर JKAS हमारे गांधीनगर, आई मीन जम्मू एज वेल एज श्रीनगर ब्रांच में। द नंबर्स आर मेंशन्ड, आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो। पेपर 1 will be from 10 a.m. to 10 a.m. to 12 p.m. और पेपर नंबर 2 will be from 2 to 4 which is CSAT, which is a qualifying paper। और 16 फरवरी को ही हमारा हो रहा है सेकेंड मॉक टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, ठीक है। सो आप चाहें तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं, और वो हमारे जम्मू सेंटर में हो रहा है। द नंबर इज मेंशन्ड हियर, आप कॉल करके यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और आप ये जो मॉक टेस्ट है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मोड्स पे दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज 11th, who proposed the idea of the All India Federation at the first round table conference? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू या सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखिएगा, the person who attended all the round table conferences, BR अम्बेडकर, and also तेज बहादुर सप्रू and बेगम जहान आरा, उन्होंने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। और ऑल इंडिया फेडरेशन जो 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस होगा, ये पुट फॉरवर्ड करने वाले थे तेज बहादुर सप्रू, याद रखिए, ठीक है। 12th, who was the sole representative of the Congress at the second round table conference? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? सो 1931 के कराची सेशन में जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस जाएगी और कांग्रेस के सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे गांधी जी, ठीक है। सो गांधी जी वाज चूजन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलो आगे बढ़े। 13th, what was Gandhi's stance on separate electorate for minorities? Right, जो पुट फॉरवर्ड किया गया था इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था गांधी और BR अम्बेडकर में, और गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज। तो सपोर्ट किया नहीं, रिजेक्ट किया, बिल्कुल सही। डिमांड किया स्पेशल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो वो ऑलरेडी 1909 में मिल चुका था। एंड एग्रीड विद BR अम्बेडकर, तो नहीं, BR अम्बेडकर से ये एग्री नहीं थे, और तभी पूना पैक्ट आया था 1932 में, ठीक है। सो इट इज ही रिजेक्टेड, और तभी गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट को भी स्टार्ट किया। चलो आगे बढ़े। 14, What was the outcome of the third round table conference? तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो 1932 में हुई, उसके बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश होता है 1933 में, और ये व्हाइट पेपर होता है which will take the shape of the Government of India Act 1935। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बेसिकली 1933 के व्हाइट पेपर से ही इंस्पायर। नेक्स्ट अप 15th, with reference to the Indian freedom struggle,
Consider the following events. Mutiny of the Royal Indian Navy कब हुआ? 1946 में. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ. हमने लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट टू द ओल्डेस्ट. ठीक है, तो अर्लीस्ट क्या है? 1932. सो 3, 2, 1. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. और ये फेवरेट पैटर्न है जेकेएसएसबी का, ऑर्डर में लगाना. ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. चलो 16th. द गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, जिसको हम प्यार से दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं. ठीक है जी. अब वो कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड थी. इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल हाँ. और गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे. विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस promulgated in connection with the civil disobedience movement, तो ठीक है. Acceptance of Gandhi's suggestion for inquiry into police excesses, wrong. गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी थी इरविन के सामने और कहा था आप इनको एक्सेप्ट करिए एंड आई विल गो टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इरविन ने 9 डिमांड्स मानी थी और 2 डिमांड्स नहीं मानी थी. एक डिमांड थी पुलिस इंक्वायरी को लेके जो नहीं मानी गई, और दूसरी डिमांड थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे, लेकिन हम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वायलेंस किया है, मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उनको भी छोड़ने के लिए नहीं माने. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. सेकंड को आउट कर दीजिए जी आप. अच्छा सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड को आउट कर दीजिए जी आप. तो थर्ड इज आउट, दिस इज ऑल्सो आउट, दिस इज ऑल्सो आउट. नेक्स्ट इज release of only those prisoners who were not charged with violence. तो हाँ, जिनके ऊपर वायलेंस का चार्ज नहीं है उनको छोड़ देंगे, बाकियों को नहीं छोड़ेंगे, मतलब फोर्थ इज ऑल्सो राइट. सो 1, 2 and 4 इज करेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The Government of India Act was influenced by which of the following events? Montague-Chelmsford reforms 1919, Simon Commission 1927, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 to 32, तो या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो देखो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 के अराउंड आएगी, मूडी मैन कमीशन की रिपोर्ट आएगी 24-25 के अराउंड. फिर आपकी सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आपका व्हाइट पेपर, इन सब को मिलाकर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, विच वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. और 1935 के एक्ट को हम इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था फ्रॉम 47 टू 50 में जब ये इनफोर्स हुआ, तब तक इंडिया वाज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट. ठीक है, सो आ गया ऑल ऑफ दी अबव. चलो आगे. 18. What was proposed structure under the Government of India Act 1935? Unitary government, federation of British provinces and princely states, full democracy, absolute monarchy. So it is फेडरेशन. तो ऑल इंडिया फेडरेशन पहली बारी कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ. हाउएवर इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि जितनी प्रिंसली स्टेट्स चाहिए थी फेडरेशन के लिए उतनी नहीं आई. तो इंट्रोड्यूस यस, एनफोर्स नो. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 19. How were the powers divided under the Government of India Act 1935? British controlled everything? नहीं, क्योंकि 1935 के एक्ट में प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी मिल गया था और सेंटर में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. Only the provinces had power? No, center was under the control of the British. Wholly, not wholly and solely, but majorly. Governors control all powers? So no. Division into federal, provincial and concurrent list? Yes, which is आज का center, state and concurrent. ठीक है. Last question for today. When did the 1935 Act came into effect? तो 35 में एक्ट तो आया, पर वो एक्ट लागू कब हुआ? तो 1937 में कांग्रेस ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और इलेक्टेड मेंबर्स ने 1939 में आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबने रिजाइन किया. राइट. तो पूछा गया है कि इफेक्ट में कब आया? तो 1937 में इट केम इनटू इफेक्ट. ठीक है दोस्तों,
तो ये थे हमारे आज के 20 एमसीक्यूज. आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन. अगर enjoy किया है, do leave a beautiful comment, and all those who say live long Yashoda man, may you also live very long and very long, healthy and peaceful life. ठीक है, तो थैंक यू. आई सी यू गाइस टुमारो. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, do not forget to subscribe to us, to like and do share. Bye.